गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जितना भी कोर्स कर लिया है उसके जितने भी आपके सवाल हो चुके हैं उनके आप फोटोज मुझे खींच करके और सेंड कीजिए। वो मैं चेक करके और आप लोगों की जो डिसाइड करनी है ग्रेडिंग या जो भी आप लोगों की कॉपी चेकिंग की प्रोसेस होती है वो मैं कंप्लीट करूंगी। इसलिए आप सभी को रेगुलरली अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करके और उसकी फोटोज मुझे सेंड करनी है और आप जो भी लर्निंग करते हैं उसकी वीडियोस भी मुझे भेजिए। जितनी भी लर्निंग आपकी होती जाएगी उतना आपका खुद का एक अपडेट होता जाएगा कि आप लोगों ने इतना थ्योरी लर्न किया है और इतनी आपके सम कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम यदि आती है तो आप पूछ भी सकते हैं और यदि आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसा माना जाता है कि आप लोगों की रेगुलर स्टडी अच्छी चल रही है और आप लोगों को सारे सवाल भी क्लियर हो चुके हैं और आपके पूरा रजिस्टर भी कंप्लीट है। तो जब भी स्कूल में रजिस्टर मंगवाया जाएगा तो आपको तुरंत ही स्कूल में ला करके और दिखाना है। तो आइए अब हम स्टडी में देखते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने जो अब तक किया है उसमें हमने उसकी थ्योरी देखी है और बैंक रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी और कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इसमें टू टाइप्स से हमने सीखे हैं, ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक एंड ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, एक एक पॉइंट इसका हमने क्लियर किया है। इसके जो कल चार्ट भी मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो आपने यदि पूरी देख ली होगी तो मैंने आपको ये चार्ट अच्छे से देखने के लिए, पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए कहा था कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस पे प्रभाव पड़ता है। तो ये चार्ट भी आपने देख लिया होगा। इस चार्ट के बाद में अब जो इसको किस तरह से हम देखते हैं कि हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करना है तो कौन कौन सी बातों को विशेष रूप से याद रखना है, ये भी कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद 7.8 स्टार्ट करना था, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसकी दो मेथड है, जो दोनों ही मेथड है ये भी मैंने आपको कल बता दी थी। तो इसे एक बार और देख लेते हैं हम। 7.8 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फॉर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट द फॉलोइंग टू थिंग्स शुड बी ascertained. First, items recorded in the cash book but not in the passbook. And second, items recorded in the bank passbook but not in the cash book. Thereafter, taking the balances of the bank passbook or bank column of cash book as base, the difference should be reconciled by following methods. Methods first बताई थी, preparation of bank reconciliation statement in the form of statement, and method second है preparation of bank reconciliation statement in prescribed pro forma as certain plus and minus items. तो ये दोनों ही मेथड से हम देख सकते हैं, लेकिन हम जो फर्स्ट वाली मेथड है उससे ही करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस से करने के लिए जो हम प्लस या माइनस लिखते हैं उसमें हमें टोटल को करने में या टोटल को बैलेंस निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम सभी अपनी प्रैक्टिस भी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम उसे बनाएंगे। तो 7.8 मेथड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इसमें हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बैलेंस, कैश बुक बैलेंस, मतलब कैश बुक का बैलेंस लेकर के जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मे बी डेबिट और क्रेडिट। Debit balance means there is a deposit of the concern with its bank, which indicates a credit balance in the bank passbook
On the other hand, a credit balance of bank column of the cash book means there is an overdraft or say excess amount has been drawn from the bank, which indicates a debit balance in the बैंक पासबुक। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड में जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो जो कैश बुक के बैलेंस को लेकर के हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो जो कैश बुक के अनुसार जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट शेष यदि हमारा है तो वह इस बात को दर्शाता है कि बिजनेसमैन की बैंक के पास हमारी अमाउंट अभी जमा है, रकम हमारी जमा है, और पासबुक में उसे क्रेडिट बैलेंस के रूप में दर्शाया जाता है। मीन्स जैसा हम हमारी कैश बुक में एंट्री करते हैं उसके अपोजिट साइड में पासबुक में एंट्री की जाती है। बैंक उसके अपोजिट साइड में करती है। जैसे हम डेबिट करते हैं तो बैंक उसे ही क्रेडिट करती है। तो जब भी हम सवाल देखेंगे, ट्रांजैक्शंस को समझेंगे, तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो डेबिट बैलेंस है वह पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके विपरीत यदि कैश बुक के बैंक का जो बैलेंस है वो यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वह ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, ऐसा माना जाता है। तो मीन्स बिजनेसमैन ने बैंक में जो जमा रकम से अधिक रुपया निकाल के रखा है उस पर बैंक के द्वारा इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। तो पासबुक में इसे डेबिट या नाम लिखा जाता है, और जो भी हमारे बैलेंसेस होते हैं डेबिट या क्रेडिट उनके होने के आधार पर ही हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है वह स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से जब फर्स्ट दिया हुआ है व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, जब हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का मीन्स ये है कि हमारा बैंक में पैसा जमा है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ऐड, तब उसे हम कौन कौन सी ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसे ऐड किया जाएगा। तो फर्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक हमने निर्गमित किया, ऐसे जो लेनदार हैं जो भुगतान में हमें चेक देते हैं, बैंक ड्राफ्ट देते हैं, तो या हम ऐसे जो लेनदार हैं जो जिन्हें हम हमारे तरफ से चेक पेमेंट के रूप में देते हैं, हमने उनसे उधार माल खरीदा है और हम उन्हें चेक से पेमेंट कर रहे हैं। हमने उन्हें पेमेंट के रूप में चेक दे दिया है और उसे हम कहते हैं कि चेक हमने इशू किया। तो जब हमने चेक इशू किया है तो जिस पार्टी को हमने चेक दिया है वह बैंक में ले जा करके और उसका पेमेंट प्राप्त करेगा। तो जब वह बैंक में जाएगा तब वह उसका पैसा प्राप्त करेगा। लेकिन हमारे यहाँ से जब हम चेक इशू करते हैं तो उसी समय हम हमारी कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं। मीन्स आप लोगों ने 3 कॉलम कैश बुक की होगी, उसमें यह आपको ध्यान होगा कि जब हम किसी को चेक से पेमेंट देते हैं तो क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में हम उसकी एंट्री कर देते हैं और बैंक की कॉलम में उसका अमाउंट भी लिख देते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, इस ट्रांजैक्शन को हम ऐड करेंगे जब हमने डेबिट बैलेंस से सम किया है। तो नेक्स्ट ऐड होने वाली आइटम है या ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट जो कि बैंक के द्वारा क्रेडिटेड किया गया है और हमें उसकी सूचना नहीं थी, इसलिए हमने उसको कैश बुक में नहीं लिखा है। तो अब नहीं लिखा था इसलिए हमारे यहाँ का बैलेंस कम था, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बैंक के अनुसार ही हमें भी ट्रांजैक्शन करना होता है, इसलिए इसे भी ऐड किया जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। थर्ड ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जो हमारा विनियोग पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मतलब किसी तरह का लाभांश है, बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास बिल प्राप्त हैं, कलेक्टेड जिन्हें हमने एकत्र किया है,
एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिटेड किया है। जितना भी बिल कलेक्ट हुए हैं उनको बैंक के द्वारा क्रेडिट में लिख दिया गया है, बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में उसे नहीं लिखा। तो इस दशा में यदि हम दोनों के डिफरेंस देखेंगे तो दोनों के बैलेंसेस देखेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसलिए इस डिफरेंस को दूर करने के लिए ही हम बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हमें ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड या बिल्स रिसीवेबल जो कलेक्टेड किया हुआ है बैंक के द्वारा, क्योंकि उसे हमने अभी कैश बुक में नहीं लिखा है और हम डेबिट बैलेंस लेकर के सम कर रहे हैं, तब इसे हम ऐड करेंगे। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक by the customer in the account concerned bank account but not entered in cash book। कैश बुक में हमने उनकी एंट्री नहीं की है, जो कि डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए गए हैं कस्टमर्स के द्वारा, जो हमारी बैंक अकाउंट में बैंक ने उसकी एंट्री कर दी है, लेकिन कैश बुक में अभी तक उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो उसे भी ऐड कर दिया जाएगा जब हम डेबिट बैलेंस लेकर के सम कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं तो उसमें। तो इस तरह से ये जो 4 आइटम्स हैं, 4 ट्रांजैक्शन हैं, ये चारों ट्रांजैक्शन हम ऐड करेंगे जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो। और जब हम बैलेंस कौन सा लेके सवाल करेंगे, डेबिट बैलेंस लेकर के सवाल करेंगे तो इस तरह से हमारे सवाल में हमें ऐड करने वाली ये 4 ट्रांजैक्शंस होंगे। अब हम देखते हैं लेस करने वाले ट्रांजैक्शंस। 5th नंबर का चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट। तो जो चेक या बैंक ड्राफ्ट या बिल्स रिसीवेबल किसी भी तरह का बैंक में जो हमारे डिपॉजिट किया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको कलेक्ट नहीं किया है और क्रेडिटेड भी नहीं किया है, मतलब हमारे अकाउंट में अभी तक उन्होंने कुछ भी उसकी अमाउंट लेस नहीं की है, तो ये अमाउंट हमारे यहाँ अभी लेस हो चुकी है लेकिन बैंक में लेस नहीं हुई है। तो बैंक का बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैलेंस दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए जैसा बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है वैसा हमें करना रहेगा। तो बैंक ने अभी इसका कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है लेकिन हम कर चुके हैं, तो इसे हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें से लेस कर देंगे। हमारा जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस, उसमें से हम जितने चेक या बैंक ड्राफ्ट या बिल्स रिसीवेबल जो डिपॉजिट किए थे बैंक में और अभी तक चूंकि वह कलेक्ट नहीं हुए हैं और बैंक ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम भी हमारे यहाँ से उसे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन लेस होने वाला है इसमें बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सेट्रा चार्ज बाय द बैंक। बैंक के द्वारा बैंक अपने जो ओवरड्राफ्ट होते हैं उस पर चार्ज लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है और किसी भी तरह का कोई खर्चा करती है, किसी का कमीशन अगर कमीशन के रूप में किसी का चार्ज किया गया है अमाउंट, या बैंक ने अपने चार्जेस लगाए हैं, तो किसी भी तरह का अगर चार्जेस या एक्सपेंसेस बैंक की ओर से किया गया है तो बैंक ने हमारे बैलेंस को उतनी अमाउंट से कम कर दिया, मतलब बैंक ने उसकी एंट्री कर दी है और हमारे यहाँ कैश बुक में उसकी एंट्री अभी नहीं हुई है। तो वो जो अमाउंट होगी डिफरेंस की, उतनी अमाउंट से हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसलिए उसे हमें भी कम करना होगा, उसे हम लेस करेंगे। तो इस तरह से बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड एक्सपेंसेस या कमीशन जो भी अमाउंट होगी उसे हम हमारे यहाँ लेस करेंगे जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन कंपनीज बिहाफ एंड अथॉरिटी बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। जब डायरेक्ट पेमेंट हमारी ओर से बैंक ने किसी को कर दिया है हमारी कंपनी के बिहाफ पर, या हमने ऑथोराइज्ड किया था और उनको उन्होंने पेमेंट दे दिया है, तो उसकी एंट्री बैंक कर चुके हैं, मतलब हमारी जो बैंक की बैलेंस है उस बैलेंस को वे कम कर चुके हैं। तो वैसा ही बैंक के जैसा हमें भी कैश बुक में करना रहेगा।
तो हम कैश बुक में न करते हुए उसे हम हमारे स्टेटमेंट में लेस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे जितने भी अमाउंट का डायरेक्ट पेमेंट हुआ है कंपनी के बिहाफ पर, तब हमारा बैलेंस बैंक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया था, मतलब समय के पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह बिल डिसऑनर हो गया है, हम उसका पैसा हमारे यहाँ ले चुके हैं, लेकिन बैंक में जब वह बिल डिस्काउंटेड होने गया तो वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के कई रीजंस हो सकते हैं, तो किसी भी रीज़न से यदि बिल जो डिसऑनर हुआ है डिस्काउंटेड बिल, तो बैंक में उसकी अमाउंट हमारी जो बैलेंस है उसमें से कम कर चुके हैं, इसलिए हमें भी हमारे बैलेंस में से उतनी अमाउंट को वापस से माइनस करना होगा, हम इस अमाउंट को भी लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये लेस होने वाले 4 ट्रांजैक्शन हैं, इन्हें हम हमारे यहाँ भी बैंक के जैसे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे स्टेटमेंट में, तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम डेबिट बैलेंस लेकर के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये 8 पॉइंट विशेष रूप से याद रखना है। 4 पॉइंट ऐड होने वाले हैं और 4 पॉइंट लेस होने वाले हैं। इन्हें हम डिसाइड जब करते हैं कि किसे ऐड किया जाए किसे लेस किया जाए, तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमने 3 कॉलम कैश बुक में उस समय क्या एंट्री की थी। यदि हमने उस समय बढ़ा लिया था और बैंक में नहीं बढ़ाया गया है तो उसे हम माइनस करेंगे, और जिसे हम कम कर चुके हैं लेकिन बैंक में अभी तक उसकी कोई एंट्री नहीं है तो उसे हम बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से जब हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट बन जाता है, क्योंकि हम उस बैलेंस को हमारी कैश बुक के बैलेंस को बैंक के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस थे ये बैंक में डेबिट बैलेंस यदि हमारे पास है तो उसके हिसाब से इन ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है व्हेन देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक। ओवरड्राफ्ट होना मतलब कि हमारा क्रेडिट बैलेंस होना। तो यदि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो यही जो सारे ट्रांजैक्शन हैं वी हैव स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। ऐड होने वाली आइटम्स नंबर 5th 6th 7th और 8th, ये मेंशंस अबोव जो दी हुई है उसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और जो लेस होने वाला है इसमें आइटम वो आइटम नंबर 1st 2nd 3rd एंड 4th। तो इस तरह से यदि हम इन शॉर्ट देखें तो जो हमने ऐड किया है ऊपर सारे ट्रांजैक्शन डेबिट बैलेंस होने पर उसे हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होने पर लेस कर देंगे, और जितनी आइटम हमने लेस की है डेबिट बैलेंस होने पर उतनी ही अमाउंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जब उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। मीन्स हमारी ही कैश बुक में यदि डेबिट बैलेंस है तो उसके हम 4 ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, उसके अनुसार डिसाइड करके स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और यदि क्रेडिट बैलेंस ले करके हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपोजिट देखेंगे, मतलब उल्टे रूप में देखेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक यह होता है जिसे आप समझेंगे यदि तो आपको पूरा क्लियर होगा। यदि हमारा बैंक में पैसा जमा है और बैंक ने डायरेक्ट हमारी ओर से किसी को पेमेंट कर दिया है, तो बैंक ने कर दिया है हमारी ओर से पेमेंट उन्हें, तो हमारा बैलेंस कम होगा। और यदि हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यदि आप समझ करके करेंगे तो आपको ये सवाल करने में काफ़ी आसानी रहेगी, और आप इसे समझ कर ही यदि सवाल करेंगे तो आपका कभी भी समझा हुआ कार्य गलत भी नहीं होगा।
तो इस तरह से ये आप ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम ऐड करेंगे डेबिट बैलेंस पर और कौन से लेस करेंगे। आपको यदि यह याद रहेगा तो आप क्रेडिट बैलेंस को जब लेकर सवाल करेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर रहेगा कि हमने उस ट्रांजैक्शन में इसे ऐड किया था, तो अब हम क्रेडिट बैलेंस से सवाल कर रहे हैं तो उसे हम लेस करेंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने अभी आपको सवाल समझाया, ये ट्रांजैक्शन से समझाए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से ही आपको अब आगे के सम करने रहेंगे। अभी ये जो मैंने बताया आपको फर्स्ट ये है, जब हम कैशबुक का बैलेंस लेकर के सम कर रहे हैं तो ये सारे हमारे पास रूल्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना है। अब इसी का जो नेक्स्ट है ये प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पासबुक। जब हम पासबुक का सम लेकर के सम करेंगे तब हमें इसके और दूसरे रूल देखना है। तो इसलिए अभी हम इतना बहुत ज़्यादा न करते हुए पहले सिर्फ कैशबुक के बैलेंसेस के सम करेंगे। कैशबुक के बैलेंस लेकर के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। पासबुक के बैलेंस को लेकर के सम अभी आप नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप उसे करने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए आप अभी सिर्फ एक ही टारगेट रखेंगे अपना कि हमें कैशबुक का बैलेंस लेकर के सम करना है। वो दोनों ही बैलेंस लेकर के करना है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लेकर के। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज गिवन, जब डेबिट बैलेंस कैशबुक का दिया हो तो यह सम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है। द कैशबुक ऑफ मेसर्स श्याम स्वरूप ऑन 31st July 2016 showed a debit balance of ₹15,000. On reconciling with the passbook, it was revealed that the check of 1,000 and 1,400 deposited with the bank on 30th July were not yet collected. Checks worth ₹1,200, 1,600 and 2,400 were issued on 28th July were not presented for payment as yet. Interest of ₹250 was credited in the account of Shyam Swarup in the bank of 31st July, but it was not entered in his cash book. The bank debited ₹30 bank charges, which was not entered in cash book. Prepare bank reconciliation statement on 31st July 2016. यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है श्याम स्वरूप की 31 जुलाई 2016 को, जो कि डेबिट बैलेंस है 15,000। और जब रिकाउंसलिंग की गई विद द पासबुक तो यह पाया गया कि 1,000 रुपये और 1,400 के डिपॉजिटेड विद द बैंक में डिपॉजिट किए गए थे ऑन 30 जुलाई को डिपॉजिट किए गए थे। वेर नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है। एंड चेक वर्थ 1,200, 1,600 और 2,400 का वेर इशूड ऑन 20। जो चेक इशू किए थे वह जो 1,200, 1,400 और 1,200, 1,600 और 2,400 ये 3 अमाउंट के चेक 28 जुलाई को इशू किए थे, लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक में गए ही नहीं, तो उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑफ ₹250 वॉज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ श्याम स्वरूप इन द बैंक और 31 जुलाई को, बट इट वॉज नॉट इंटर्ड इन हिज कैशबुक में नहीं लिखा गया। और द बैंक डेबिटेड, बैंक ने चार्ज लगाए हैं ₹30 जो बैंक डेबिटेड किए गए हैं बैंक के द्वारा, विच वॉज नॉट इंटर्ड इन कैशबुक, जो कि कैशबुक में नहीं लिखा गया। तो इस तरह से ये सारे जो इंफॉर्मेशन है इन ट्रांजैक्शन को हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसके अनुसार जब हम सवाल करेंगे, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो इस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले उस बैलेंस को लिखेंगे जिसे हम लेकर के सवाल कर रहे हैं। तो ये श्याम स्वरूप का जो बैलेंस है 15,000 का, इस बैलेंस को सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट में। देखिए स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट
एज एट 31 जुलाई 2016। एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे। एक में हम डिटेल लिखेंगे उसकी और दूसरे में नेट अमाउंट लिखेंगे। यह एक स्टेटमेंट है, यह अकाउंट नहीं होगा, इसलिए इस स्टेटमेंट में हमें कहीं भी एक कोई प्रोफॉर्मा फिक्स नहीं रखना है। इसमें सिर्फ ये हमें याद रखना है कि हमें पर्टिकुलर में सारी डिटेल लिखनी है और अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। तो इस तरह से ये आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें जब हमने बैलेंस लिख दिया 15,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में, फिर उसमें ऐड करने वाली सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें हम लिखेंगे और उसके बाद लेस करने वाली अमाउंट को लिखेंगे। तो इसको करने का जब मैंने आपको तरीका बताया था या विधि बताई थी, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले आप जब जो भी आपको सवाल दिए हैं, ट्रांजैक्शंस दिए हैं, उसमें सवालों में ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सी अमाउंट आपको ऐड करना है और कौन सी लेस करना है। ये आप डिसाइड करने के बाद ही इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो 15,000 आपने बैलेंस उतार लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1,000 और 1,400 मतलब 1,400 रुपीज डिपॉजिटेड किए थे विद बैंक ऑन 30 जुलाई को, वेर नॉट कलेक्टेड नहीं किए गए, मतलब अभी तक उनका कलेक्शन नहीं हुआ है। हमने जब उन्हें बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा तो हमने हमारे यहाँ कैश बुक में उसकी क्या एंट्री की, आपको यह सबसे पहले सोचना है। जब हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा तो हमने हमारे अमाउंट को, हमने हमारे बैलेंस को बढ़ा लिया, मतलब हमने डेबिट साइड में उसकी एंट्री कर दी। तो हमारा बैलेंस मतलब इतनी अमाउंट से बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसे हमें क्या करना रहेगा, हमें उसे लेस करना रहेगा। मतलब हमने अमाउंट बढ़ा ली है, अब बैंक के जैसा यदि हमें मिलाना है तो हमें उसे हमारे यहाँ से कम करना होगा, घटाना होगा। घटाएंगे तो वो होगा दोनों अमाउंट लेस। तो इस तरह से 1,000 और 1,400 रुपीज की अमाउंट को हम लेस करेंगे और उसे हम जब लिखेंगे स्टेटमेंट में तो उसे लिखना रहेगा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एज येट, मतलब अब तक उसने कलेक्ट नहीं किया गया। तो इसके बाद की जो अमाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन है, उसमें लिखा हुआ है चेक वर्थ रुपीज 1,200, 1,600 एंड 2,400 वेर इशूड ऑन 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हमने चेक इशू किए थे, मतलब निर्गमित किए थे, हमने पेमेंट के रूप में कस्टमर्स को दिए हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा होगा। तो उनको हमने चेक से पेमेंट किया है। चेक से जब हम पेमेंट करते हैं तो हम हमारी 3 कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में उसकी एंट्री कर देते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि हमने जो चेक इशू किए हैं उससे हमारी बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जब उसे कम किया है, लेकिन अभी तक उनको प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए, तो मतलब बैंक में अभी उसकी कुछ भी एंट्री नहीं हुई है, हमने उसे कम कर दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम उसे वापस से जोड़ देंगे, हम वापस उसे ऐड कर देंगे। तो 1,200, 1,600, 2,400 की अमाउंट होगी ऐड। तो ऐड में जब हम लिखेंगे तो वो हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है, जो हमने सबसे पहले सीखा है कि जो चेक इशू किए गए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो इस तरह से ये जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसे ऐड करना है और किसे लेस करना है, इसी तरह इंटरेस्ट को और बैंक चार्जेस को भी हम डिसाइड कर लेंगे कि हम किसे ऐड करेंगे और किसे लेस करेंगे। ये करने के बाद में हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें हमने ऐड के आइटम्स ऐड के स्थान पर लिखनी है और लेस के जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे लेस में लिखेंगे। इसकी अमाउंट हम अमाउंट के फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो जितनी भी ऐड होने वाली ट्रांजैक्शंस है उनका हम टोटल लगाएंगे और जो हमारा बैलेंस हम लेकर सवाल कर रहे हैं उसमें ऐड होने वाले जितने ट्रांजैक्शन है उन्हें जोड़ देंगे और इनका जो टोटल है वो दूसरी वाली अमाउंट के कॉलम में रहेगा। उसके बाद जो लेस होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनका भी टोटल हम पहले वाले कॉलम में ही लगा लेंगे और उन दोनों का टोटल फिर
ये जो टोटल लगाया गया है हमने जो ऐड की हुई अमाउंट का और जो हमारा बैलेंस था उसमें से हम इसे फिर माइनस कर देंगे। इस प्रकार जो हमारे पास बैलेंस आया जो 18,020 रुपये यहाँ पे हमारा बैलेंस हमें दिख रहा है। तो ये जो बैलेंस होगा ये बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस लेकर हम सवाल कर रहे हैं और पासबुक का बैलेंस हमें पता नहीं है, लेकिन पासबुक का बैलेंस 18,020 होना चाहिए क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से जब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो जो बैलेंस लेकर हम सम कर रहे हैं उसका जब बैंक का जो बैलेंस है वो हम आंसर के रूप में निकालेंगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक, यह पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वे हमारे यहाँ के ट्रांजैक्शंस से अपोजिट किए जाते हैं। यदि हमारे यहाँ का डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा और यदि हमारे यहाँ का क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा। तो इस कंसेप्ट को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये जो हमने स्टेटमेंट एक देखा है एग्जाम्पल का, इसके ही जैसे जब आपके पास पीछे सम अनसॉल्व्ड होंगे तो उसमें भी आप सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन से ट्रांजैक्शंस को ऐड करने वाले हैं और कौन से को लेस करने वाले हैं। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल। इस प्रकार जब आप सवाल करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं उनका कौन सा बैलेंस लेकर के आप सम कर रहे हैं। और चूंकि अभी मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आप डेबिट बैलेंस लेकर के ही कैशबुक का सम करेंगे तो आपको पहले सारे रूल्स पता लग जाएंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन को हमें किस तरह लिखना है। जब इस तरह के आप 2 या 3 सवाल कर लेंगे तो उसके बाद ही आप इसका क्रेडिट बैलेंस का सम लेकर सवाल कीजिए। तो आपको यह कन्वीनियंट रहेगा कि पहले आप समझ जाएं कि किस तरह से हम सवाल को कर रहे हैं। इसके पीछे के जो सम दिए हैं उसमें अनसॉल्व्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बेस्ड ऑन डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कैशबुक, इसका फर्स्ट जो सम है वह डेबिट बैलेंस का ही है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यह सवाल करना है। जो इसमें सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं जिसमें एक ऐड होगा और एक लेस होगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ और इसके बाद अब आपको ये पूरे स्टेटमेंट में इसको पूरा करना है। इसके बाद आप देखते जाइए, इसमें आपके जो भी आपको डेबिट बैलेंस का सम दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, उसे आप करने की पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपको करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि आपकी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा माना जाएगा कि आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं और आप इसे कर चुके हैं। तो आप अपना जो भी सवाल कंप्लीट करें